पसंद कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरीज विद पूजा। क्या कोई ऐसी जगह है जहां महिलाओं अपना तनाव दूर कर सके, अपने मन की बात कह पाए या अपने मेंटल हेल्थ को एक्सप्रेस कर सके? क्योंकि हर एक महिला, जो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उनके पीछे तनाव होता है, उनके पीछे कुछ ऐसी आकांक्षाएं होती हैं जो वो किसी के सामने शेयर कर सके। कुछ ऐसे दुख होते हैं, कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो वो बोल नहीं पाती हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों पर आज बात करेंगे एक्सपर्ट के साथ, जिनका नाम है श्रेया मैम। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन विद श्रेया मिश्रा मैम। ये एक काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं और रिलेशनशिप कोच भी है। हेलो मैम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much, Pooja. I'm so happy that you have invited me, and it will be a nice experience for us. जी बिल्कुल। आप अपने काम को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? जो आप लोगों की काउंसलिंग करती हैं या थेरेपी देते हैं, तो किस तरीके के लोग आपके पास आते हैं? थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा। अगर मैं बहुत बेसिक लोगों की बात करूँ तो आज भी लोगों के ब्रेन में ये है कि मैं क्या पागल हूँ जो मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो हमें ना ये शब्द बोलने से पहले भी पॉज लेना पड़ता है कि सिर्फ पागल लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये अपने आप में एक मिथ है। आप अगर कोई डिसीजन लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं या आपके लाइफ में कुछ इमोशनली ट्रॉमास या एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हो रखे हैं और आप डिस्टर्ब हैं, तो भी आप काउंसलिंग से एक नई दिशा या नई एनर्जी गेन कर सकते हैं। करेक्ट। विमेन मेंटल हेल्थ जो है, इसको बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता, या तो ये टोटली मिसअंडरस्टूड है या तो इग्नोर्ड है। अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसकी भी एक एजुकेशन सिस्टम है जिससे हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। जो पास्ट के इश्यूज़ हैं उसको भी डिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस नहीं है। इसको अगर हम बहुत सारे एक्चुअली आज अगर आप देखेंगे तो इतनी सारे इंफॉर्मेशन आपको थ्रू सोशल मीडिया मिल रही है, ऐड हो रहे हैं आपके आसपास में लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी वही मेंटल ब्लॉकेजेस है कि मेरे सुधरने से क्या होगा, मेरे सामने वाला सुधर जाएगा तो मेरी लाइफ ऐसे ही अच्छी हो जाएगी। ये भी एक बड़ा ब्लॉकेजेस है, बोल सकते हैं। जी, पहला कदम उठाने से भी डर। एग्जैक्टली कि आपको अगर पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको एक स्टेप टुवर्ड्स जाना पड़ेगा अपने हैप्पीनेस से। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। करेक्ट। सो आपके हिसाब से विमेन जो हैं वो मेंटल इश्यूज़ के बारे में बोलने के लिए सामने क्यों नहीं आ पाती हैं? मेंटल इश्यूज़ के बारे में वो बात कर रही हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रही हैं, और जो एक्शन ले रही हैं वो सारे दुनिया को दिख ही रहा है कि आजकल डिवोर्स केसेस कितने बढ़ हुए हैं। तो अगर हम एक लाइन में बोलें, जो पावरफुल या स्ट्रॉन्ग वुमेन होते हैं उनको नॉर्मली समाज या उनके परिवार इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, तो दे आर जज्ड बाय मैनी पीपल। बिल्कुल। तो वो उनको देखने के बाद में जो डिवोर्स हो जाते हैं उनकी हालत देखने के बाद ये थोड़े डरे भी हुए हैं, और ये सोशल जो कन्वर्सेशन होती है नेगेटिव इनके बारे में, वो उनसे भी बचना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, लोग सच्चे होने से ज़्यादा ना अच्छे बन के रहना चाहते हैं, इसलिए वो आगे नहीं आते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये मोस्टली अपब्रिंगिंग से भी जुड़ जाती हैं। सो मेल अपब्रिंगिंग, फीमेल अपब्रिंगिंग, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं खुद अपने मॉम को कई बार कंप्लेन करती हूँ कि अगर मुझे शादी करने के बाद इतना सारा काम करवाना ही था तो पहले घर पे थोड़ा काम पर भी ट्रेनिंग दे देते। तो उन्होंने, माय फादर वाज इन एयर फोर्स, तो हमें हमेशा फोकस्ड करवाया गया कि आप कुछ एजुकेशन में हायर एजुकेशन लीजिए, अपने लाइफ में कुछ करिए, देश के लिए कुछ कीजिए। ऑलवेज यूज्ड टू से कि आपको कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूशन करना है। तो हमें घर के काम से काफ़ी ज़्यादा दूर ही रखा गया हमेशा। तो एक फिजिकली स्ट्रेंथ एंड साइकोलॉजिकली हम उस तरीके से अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाए कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये भी एक काम है। तो अचानक से जब किया, हमने किया ज़रूर, बट हमने बहुत प्रेशर फील किया। तो
अगर हम थोड़ा बहुत करके भी प्रेशर फील कर रहे हैं तो थिंक अबाउट बॉयज़, उनको तो शुरू से घर का काम करने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, तो उनकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग हुई नहीं रहती है, फिर वो भी जाके सफ़र होते हैं जब अचानक से उन्हें कहीं बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ में हॉस्टल में रहना पड़ता है या कहीं पे भी होम स्टे जैसे रेंट वगैरह लेके रहना पड़ता है, तो वो भी स्ट्रगल ही करते हैं। करेक्ट। तो अपब्रिंगिंग में आपको ट्रेनिंग जैसे मेल बच्चे को फीमेल बच्चे को दोनों को इक्वली मिलना चाहिए। देनी चाहिए। अपब्रिंगिंग में एक चीज़, हम जो बच्चों का नेचर जो डेवलप होता है बड़े होने के बाद, तो वो पेरेंट पे कितना डिपेंड करता है? डेफिनेटली बच्चे आपकी भाषा, आपका व्यवहार और आप जिस सोच के साथ में उनको आप दे रहे हैं उसमें उनकी लाइफ पूरी डिपेंड करती है। बट अभी मैं उन बातों को 100% सही है नहीं बोल पाऊंगी। तो एक टाइम था कि हम बोलते थे ये इनके परिवार के संस्कार हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत काम नहीं सिखाता है। अभी अगर हम बोले तो पेरेंट्स से कई गुना ज़्यादा बाहरी एटमॉस्फेयर, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा आया। हाँ, ये तो है। तो पेरेंट्स तो कोशिश कर ही रहे हैं, हर जगह से एफर्ट लगा रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छे बिहेव करें, सोशली प्रॉपर वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, मेंटली हेल्दी रहें, फिजिकली हेल्दी रहें। दे आर पुटिंग 100%, बट फिर भी ये चीज़ हाँ, बाहर की चीज़ों से बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और स्पेशली मैं बोलूँ तो एक मोबाइल है जिसने हर किसी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रखी है। यस, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। यस जी। प्यार में या किसी रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी का आधार या फाउंडेशन क्या होना चाहिए? इमोशनल सेफ्टी के बिना हम लाइफ जी ही नहीं सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए कोई मेल या फीमेल रिलेशनशिप में आते हैं तो फीमेल सबसे पहले अपनी इमोशनल सेफ्टी फील करती है, तभी जाके वो किसी से कनेक्ट हो पाती है। अगर वो इमोशनल सेफ्टी फील नहीं करेगी, सेफ ही फील नहीं कर पाएगी, तो वो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। लव, इमोशनल जो इमोशंस है लव वाला, वो चेंज होते रहता है, बट जो फीलिंग्स है, जैसे मैं बोलूँ फीलिंग्स जो है ना वो परमानेंट है, लेकिन जो इमोशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो फीलिंग्स अगर मेरी परमानेंट सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, केयर को लेके है तो मैं बहुत जल्दी एसोसिएट हो जाऊंगी। अगर मुझे वो फील ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला मेरे मतलब मुझे लेके कंसर्न है, मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं सेफ फील कर रही हूँ, तो नहीं, कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हम हेल्दी लव या टॉक्सिक अटैचमेंट को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? हेल्दी लव में मैं वही बोलूँगी कि आजकल हेल्दी लव का मतलब ये सोच रहे हैं लोगों की हमें अच्छे गिफ्ट मिल जाएं, हम एक डिनर डेट पे जा रहे हैं, डिनर डेट पे चले जाएं, अच्छी शॉपिंग हो जाए, जो मन में आ रहा है ना वो सारी चीज़ें अगर सामने वाला फुलफिल कर रहा है तो दैट्स लाइक लोडेड ऑफ लव रिलेशनशिप। बट रिलेशनशिप का मतलब मेरे लिए या हम जो लोगों को शेयर करते हैं नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या आपको आपके इमोशंस को जज नहीं करता है, आपको सपोर्ट करता है, क्रिटिसाइज नहीं करता है, वो हमारे लिए लव है। जी। तो और टॉक्सिक रिलेशनशिप में वही कि बंदे ने कुछ भी शेयर किया कि आज मेरा दिन बहुत बुरा गया या आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, तो उसको या तो आप सुन लीजिए या तो बोलिए कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपका दिन आज बहुत बुरा गया है और मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सी लाइन है। बट टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर कोई बंदा या बंदी है तो उनका जो स्टेटमेंट आता है कि हाँ तो क्या हुआ, सबका दिन बुरा जाता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, सब एग्जॉस्ट वाली लाइफ जी रहे हैं, तुमने क्या ज़्यादा, तुम हमेशा नेगेटिव टॉक करती हो, तुम बहुत ओवर एग्जैगरेट करती हो, हर चीज़ों को रिएक्ट करती हो, इस तरीके की स्टेटमेंट टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग क्या ऐसा है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप में पार्टनर्स जो हैं प्यार से ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे हैं? मैं ज़्यादातर
कि अगर मैं बात करूँ तो उन्हें ज़्यादातर यही दिखता है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। हम अगर हमारे पहले पीढ़ी को देखें, मॉम या हमारे नानी लोगों को देखें, तो हमने उनको बाहर के काम को करते हुए नहीं देखा है, उनकी पूरी लाइफ घर के अंदर ही थी। तो अगर हम धीरे से जाके पूछे ना कि तुम कैसे, तो कोई भी हैप्पी नहीं है, कोई भी अपने लाइफ से हैप्पी नहीं है, बहुत रेयर। कोई भी बोलना, सॉरी ये गलत होगा, बट हाँ ज़्यादातर परसेंटेज में लोग बोलेंगे कि नहीं, हम जो सोच रहे थे, हम जैसे ड्रीम देखते थे अपनी लाइफ को जीने के लिए, वैसी लाइफ तो हमने नहीं जी है। जी, तो एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि जैसे एक मेल को हक है कि वो अपने लाइफ को अपनी शर्तों पे जिए, वैसे एक फीमेल को है, बट उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट हुई उसको एक शहर में शादी कर दें, फिर जैसे शादी हुई तो फैमिली भी होनी चाहिए, तो वो बच्ची पहले शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर होती है, फिर बेबी के लिए, फिर बेबी को नर्चर करके एक सिचुएशन में, मतलब एक एज तक उसको सपोर्ट करना है, केयर करना है, गाइड करना है। तो इन सब प्रोसीजर में कहीं ना कहीं वो अपनी ड्रीम्स को भूल ही जाती है। हेल्दी लव और टॉक्सिक अटैचमेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ओके, हेल्दी लव जो होता है उसमें रिस्पेक्ट, केयर, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिसिज्म नहीं होता है। पार्टनर एक दूसरे की फीलिंग्स को सुनने के लिए, जब सुनते हैं, समझने के लिए सुनते हैं, उसमें जजमेंट नहीं करते हैं। बट जब टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ पे हर शेयरिंग में वो कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक पार्टनर एक दूसरे को देते हैं। अगर कोई एक भी पार्टनर टॉक्सिक होगा तो वो सामने वाले को, जैसे ही सामने वाला अपनी कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ या मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, आज मेरा दिन बहुत बुरा गया, तो सामने वाला तुरंत उसको ये कमेंट करेगा कि तो क्या हुआ, सबका होता है, कॉमन सी बात है, तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो ये नेगेटिव कमेंट उसको सुन के बहुत अच्छा तो फील नहीं होता हो, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद करेगी, साइलेंट होने लगेगी। और जैसे ही इंसान साइलेंट होने लगता है तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली उन रिलेशनशिप में आ जाता है। करेक्ट। अक्सर शादियों में हम देखते हैं कि सेल्फ सेक्रीफाइस ज़्यादा हो जाता है, और इसी के चक्कर में कुछ अगर रेड फ्लैग्स हैं भी तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जी, क्योंकि एक तो हमारा इंडियन कल्चर फीमेल को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि एक फ्रेम बना हुआ है, फीमेल ऐसे ही होनी चाहिए। तो बचपन से पहले पेरेंट्स ब्रेन में एक नर्चरिंग होती है कि देखो आपको किसी और के घर में जाना है, तो आप हर चीज़ को ना बहुत पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करने की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो हर जगह पे आप सच्चे होने से ज़्यादा अच्छे होने की ट्रेनिंग आपको बचपन से मिली हुई है, तो आप उसी थॉट प्रोसेस को कैरी करके बड़े हो रहे हो। तो जो कैरी ऑन बचपन से हो रहा है वो ऑल ऑफ सडनली आप ब्रेक नहीं कर पाते हो। मन तो कर रहा है क्योंकि तब छोटे थे, तब बोल नहीं पाते थे, अब आप बड़े हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन सोशल बाउंड्रीज हैं, फैमिली बाउंड्रीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, और एक बहुत बड़ा फियर भी है कि कई बार मन में आता भी है कि मैं छोड़ के चली जाऊं, लेकिन क्या पता दूसरा अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे अगर बुरा मिल गया तो। ये भी डर इतने सालों में मैं इसको जान तो चुकी हूँ कि इसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा है, ये इतना ही नुकसान पहुँचाता है, लेकिन सामने वाले ने अगर ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया तो ऐसे कई सारे थॉट प्रोसेस है। और वो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी, हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम डिटेल में बात करने जाए तो इट विल बी टू लेंदी। तो इसकी वजह से वो कभी ब्रेकअप के बारे में जल्दी से डिसीजंस नहीं ले पाती हैं, और जो वर्किंग है, जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले हैं, वो डिसीजंस ले ही रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज सोसाइटी में कितनी ज़्यादा डिवोर्स केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक विमेन की इमोशनल नीड क्या होती है? एक वुमन की इमोशनल नीड होती है कि उसका जो पार्टनर है उसको जज ना करे, उसको सेफ फील करवाए, उसकी इमोशंस की केयर करे, रिस्पेक्ट करे। सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी कि हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट
सबसे पहले आता है। आपका प्यार थोड़ा बहुत कम हो जाए चलेगा, बट रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, बट रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। करेक्ट जी। इमोशनल टॉक्सिसिटी को कैसे समझ पाएंगे? जैसे अभी हमने टॉक्सिसिटी के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया ही है कि आप, कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है कि वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, मैं किसी एक के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या है, हमें ना इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एजुकेशन ही नहीं मिली है। हाँ, उसका कोई एक प्रॉपर मैनुअल होता है जिसको फॉलो करने से हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। तो कई बार मैंने देखा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने काम की वजह से इग्नोर कर रहा है, अपने हेल्थ की वजह से इग्नोर कर रहा है, या सोसाइटी में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने ले रखी है जिसकी वजह से वो अपने एक पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, और सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े दिन का है, चेंज हो जाएगा ये। कई बार ये भी मन में आता है कि जब मैं शुरू में आई थी तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अभी ये सिचुएशनली ऐसा बिहेवियर पैटर्न है, थोड़े दिनों में ये वापस उसी तरीके के। क्या है ना कि जब कोई रिलेशनशिप में मैरिज हो रहा है तो कपल एक दूसरे को मिलते हैं, जो नॉर्मली अरेंज मैरिज में या लव मैरिज में भी होता है। शुरुआती दौर में कोई भी व्यक्ति अपना नेगेटिव साइड किसी को नहीं दिखाता है, उस समय पे सब कुछ बहुत ही एयर इन द लव इन द एयर वाला फीलिंग्स के साथ में सब फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं। बट जो रियलिटी होती है वो जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं लंबे समय तक, तब धीरे धीरे उसकी रियलिटी बाहर आती है। उस केसेस में भी कुछ लोग बहुत लंबे समय तक वेट करते हैं कि शुरुआती दौर में जो प्यार कनेक्शन हमारी थी वो वापस आ जाएगी, तो वो वेट करते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, मतलब फिजिकल हाथ पैर जो भी है वो अब्यूज़ भी करते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर प्यार होता है और ये एक रूटीन बन जाती है। और वो उस चीज़ में एडजस्ट हो जाती है, ठीक है क्या हुआ, मारा तो क्या हुआ, गालियाँ दी, हाँ अब्यूज़ लैंग्वेजेस यूज़ किया तो क्या हुआ, लेकिन प्यार भी तो उतना ही कर रहा है, मेरी केयर भी तो कर रहा है, मुझे जो चीज़ों की नीड है वो सब चीज़ ला कर भी तो दे रहा है। तो ये भी एक साइकोलॉजी है। कुछ लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं और कुछ लोग उसके लिए स्टैंड लेते हैं कि नहीं, हमें आगे ये कंटिन्यू नहीं करना है। अगर वो मेंटली स्ट्रांग है, एजुकेटेड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो फिर वो अपने लाइफ के लिए स्टैंड लेती है। विमेन मेंटल हेल्थ पे सोसाइटी का कितना इम्पैक्ट होता है? जी, बचपन से ही, परिवार से ही जर्नी स्टार्ट होती है। बचपन से ही पेरेंट्स फीमेल्स को स्पेशली ये कहते हैं कि बड़े होने के बाद में आपको कहीं और जाना है, तो आपको एक सिस्टमेटिक लाइफ को, डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन करना है। उसके बाद फिर जब शादी होती है बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ता, नहीं चाहते हुए भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमें ना सब कुछ बहुत परफेक्ट करना है क्योंकि हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, और अगर मैं दूसरों को सेटिस्फाई कर देती हूँ तो सब मुझे बहुत प्यार भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे, और ये पूरी लाइफ की जर्नी हो जाती है। एक बहुत छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक के फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, कोई भी एज के, उन सबको खुश करने के लिए जो डे टू डे लाइफ में एफर्ट्स रहते हैं, उन एफर्ट्स में वो अपने ऊपर फोकस करना या अपने लिए कुछ एफर्ट दे के करना वो भूल जाती है। सबसे लास्ट में वो अपने आप को रखती है, प्रायोरिटी हमेशा दूसरे ही रहते हैं उसके लाइफ में। तो ये कंडीशनिंग कहीं ना कहीं उसको लाइफ में बहुत पीछे ही ले जाती है, और उसको ये भी इस जर्नी में एहसास हो रहा होता है कि सब अपने अपने जर्नी में हैं और कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करेंगे, और उनका खुद का कोई गोल ही नहीं है। तो जो मेरे खुद का कोई गोल नहीं है तो मैं ओवर थिंकिंग में हमेशा जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। हम हमेशा, मैं बच्चों को जब ट्रेनिंग देती हूँ इंस्टीट्यूट में ना, मैं नॉर्मली बच्चों को बोलती हूँ, बच्चे देखो आपके पास में 15 से 20 साल है, आप इन्हीं 15 से 20 साल में डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपनी एबिलिटी किसी और को अमीर बनाने के लिए देने वाले हैं। जी,
करेक्ट। या तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे या तो किसी और के लिए इन्वेस्ट करके उनको आप हाइट पे ले जाएंगे। तो ये जर्नी में फीमेल हमेशा ही पीछे रह जाती है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आपकी एनर्जी अगर टुकड़े में बट रही है तो आप एक जगह पे कैसे पूरी एनर्जी लगा सकते हैं। तो सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर फीमेल मेंटल हेल्थ पे आता है कि मैं अगर बच्चों पे नहीं ध्यान दूंगी तो लोग बोलेंगे कि कैसी माँ है, हस्बैंड पे ध्यान नहीं दी तो पता नहीं कैसी बीवी है, और सास ससुर या जो भी घर में और भी लोग हैं उनको अगर उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया और सेटिस्फाई नहीं किया तो कंप्लेंट्स तो उसके लिए हमेशा बने हैं। इसीलिए आपको एक एजुकेशन इमोशनल हेल्थ का या अपने लाइफ को बेटर करने का ज़रूर सीखना ही चाहिए कि आप अपने लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ को सबको मना कर दें, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बट सभी के साथ अच्छे से बैठ के सभी को उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से शेयर किया जाए कि देखो इतना पार्ट अगर आप कर लेंगे तो मैं ये वाला पार्ट को और बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। मैं अगर खुद ही इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, एग्जॉस्ट हूँ, एनर्जी मेरे में नहीं है तो मैं इरिटेट होंगी। और एक इरिटेट व्यक्ति और डिस्टर्ब पर्सन किसी और को हैप्पी नहीं रह सकता है। और इसका नतीजा हम देख सकते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ का जो इम्पैक्ट है उनके बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा निकलता है। क्योंकि एक फीमेल किसी को भी अपने जो बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हो, नहीं इसको सॉरी नेगेटिव एनर्जी नहीं बोलेंगे, सॉरी कट, अपने से कम कोई भी व्यक्ति ना अपने से कमजोर के ऊपर ही अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल पाता है। तो जैसे घर में बड़े हैं, लॉज हैं, इन लॉज हैं, हस्बैंड हैं, तो उनकी तरफ से जो नेगेटिव एनर्जी आती है इसके पास में ये कहाँ निकालेंगे बच्चों, तो वो फिर बच्चों के पास चला जाता है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक व्यक्ति के इमोशन वाले पार्ट को अच्छे से केयर करें और रिस्पेक्ट दें। क्योंकि अगर आप एक ही व्यक्ति से सभी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिजिकली हेल्दी रहे, मेंटली भी हेल्दी रहे, सोशली भी अपनी कनेक्टिविटी बना के रखे, परफॉर्मेंस उसकी हर जगह पर 100% हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सोसाइटी का एक बहुत अलग प्रेशर फीमेल्स के ऊपर रहता है, फैमिली का अलग प्रेशर रहता है, और उसके खुद की ड्रीम्स भी उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं कि मैं ये चाहती तो हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। वो अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन उसके मन में कंटिन्यूसली चलता रहता है कि मेरे समय जा रहा है, मेरी एज, एक होता है ना यंग एज में आपकी लुक मैटर करता है, आपकी एनर्जी मैटर करती है, और आपका ब्रेन भी उतनी हेल्दी रहती है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख पाते हैं और समझा पाते हैं। और ये उसको ये पता चल रहा है कि इस पूरी जर्नी में मेरे से ये चीज़ें धीरे धीरे खो रही है। तो ये खोने वाला फियर भी आपके सेल्फ वर्थ को डाउन कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस आप धीरे धीरे लूज कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ तो डेफिनेटली मैं फिर उसी तरीके से रिएक्ट भी करूँगी। इसीलिए लगभग जो महिलाएं अपने, अभी तक मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जो महिलाओं ने अभी तक अपने लक्ष्य को नहीं ढूंढा है वो जल्द से जल्द अपने लिए, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा ही सही, कोई भी एक गोल ज़रूर तय करिए और उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करिए। जी, हीलिंग जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे पहली बात अगर हीलिंग के मैं बोलूँ तो एक्सेप्टेंसी। हम अपने इमोशंस, एंगर, जो भी इमोशंस हैं, अगर मैं जेलस भी हूँ, एंगर हूँ, या मैं कोई एक बहुत ही बैड इमोशन से डील कर रही हूँ, मैं पहले एक्सेप्ट करूँ उस चीज़ को। जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम हील ही नहीं कर पाएंगे। पहले तो एक्सेप्टेंसी ज़रूरी है कि हाँ ये है और मैं इसको महसूस कर रही हूँ और इसको ठीक भी किया जा सकता है। तो एक्सेप्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। हाउ कैन वी इम्प्रूव मेंटल हेल्थ? इस एजुकेशन जर्नी सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इवन दो फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। अच्छा जी, ओके।
फिर से वही वाली बात आ गई है घूम फिर के कि अगर आप हेल्दी नहीं है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो आप दूसरों को टॉर्चर करेंगे चाहते नहीं चाहते हुए भी। सबसे पहले तो आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करिए, अपने फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए कि जो भी पेन इश्यूज हैं, फिजिकली इश्यूज हैं, उनको कैसे आप धीरे धीरे, एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बट आप अगर लिस्ट बनाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले मुझे ये चाहिए, उसके बाद मुझे ये ठीक करना है, तो वो धीरे धीरे हो सकती है। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया अभी भी अपने आप को, सब कुछ जानने के बावजूद भी, तो आप डिप्रेशन में एक ना एक समय आएगा जब आप जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम घर में तो बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, हम तो चल रहे हैं। सिर्फ घर का मेहनत, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे आपकी फिजिकली हेल्थ फिट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक टाइम शेड्यूल करके 1 आवर एक इंटेंस वर्कआउट करना ज़रूरी है। आफ्टर 30 न्यूट्रिशंस सप्लीमेंट्स आपको लेना ज़रूर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और अपने लाइफ से ना वो सारे टॉक्सिक लोगों को धीरे धीरे, मुझे ऐसे लगता है कि दूर कर देने चाहिए। आपके लिस्ट जो है, जो आपको केयर करते हैं, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उन पे फोकस करिए, उनको आप अपना कीमती समय दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूजा जी, पैसे से कई गुना ज़्यादा जो कीमती चीज़ है हमारे लाइफ में, वो है टाइम। क्योंकि पैसा खो गया आप वापस कमा लेंगे, लेकिन टाइम खो गया ना, आप उसको दोबारा नहीं ला सकते। तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे पास है वो हमारा टाइम। तो हमें पूरा हक है कि हमारा जो लाइफ का सबसे प्रीशियस चीज़ है, उसको हमको चुन के ही लोगों के ऊपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो हमें अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए सपोर्ट करें, केयर करें, उन्हें ही अपने साथ आप जर्नी में रखिए। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बिना बोले कैसे आपको खामोशी से उस रिश्ते से निकलने, वो सीखिए। अगर नहीं आता है तो ज़रूर आप सीखिए। करेक्ट। क्या थेरेपी या काउंसलिंग के लिए लोग अभी भी कतराते हैं? यस। शुरुआती में मैंने शायद एक लाइन शेयर किया कि उनको लगता है कि काउंसलिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, अभी काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस आई है, फिर भी वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। उनको लगा कि मैं क्या पागल हूँ, क्यों मैं जाऊँ। तो नहीं, सिर्फ पागल लोगों को ही काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। हमें अपने लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने के लिए अगर कोई है जिनको इसके बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी मदद ले लेनी चाहिए। बहुत सारे इमोशंस हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, उनसे डील कैसे करना है वो हमें नहीं पता है, तो फिर हमें अगर किसी की मदद लेनी चाहिए उसके लिए भी, तो हमें ले लेनी चाहिए, बिल्कुल। और वो एक सिस्टम है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको सिर्फ वहाँ से बाहर नहीं निकालेगा, वो आपको अपने गोल तक पहुँचने के लिए भी मदद करता है। क्लैरिटी, इट्स अ जर्नी। बिल्कुल, वो स्टेप आपको कहीं ना कहीं आपकी पूरी जर्नी में आपको बहुत क्लैरिटी देगा। कहीं ना कहीं हमें अपने पास्ट के ट्रॉमास से भी डील करना पड़ रहा है, प्रेजेंट के सिचुएशन से भी डील करना पड़ रहा है, तो हमारी एनर्जी, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी को डील करते करते हम ड्रेन हो रहे हैं। तो इसीलिए काउंसलर एक आपके लाइफ की जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल एक अच्छे विश्वस्त दोस्त की तरह आप बिना झिझक के, बिना कुछ सोच के, बिना एक मेंटल ब्लॉक बनाए, बिल्कुल थेरेपी के लिए या हेल्प, हम इसे कहेंगे, एक हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। तो आप किस तरीके से काउंसलिंग देते हैं या हीलिंग या जो थेरेपीज आप देते हैं वो कैसे रहता है? जी, जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, हम सबसे पहले उनके मेंटल हेल्थ के पैटर्न्स को देखते हैं कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका बिहेवियर पैटर्न या उनके ब्लॉकेजेस, जो पैटर्न्स हैं, उनको सबसे पहले हम जानते हैं काउंसलिंग के माध्यम से। उसके बाद में उनके जो ट्रॉमास रहते हैं उनको हम हील करते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल को हम बेटर करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में
लैंग्वेज पैटर्न इतने हेल्दी है ही नहीं। हम डे टू डे लाइफ में जो कम्युनिकेट करते हैं, आप देखिएगा हमारे लैंग्वेज पैटर्न या तो आधे अधूरे हैं, मतलब इनकम्प्लीट है, या तो बहुत हेल्दी नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं उनके इस पैटर्न को भी इम्प्रूव करने के लिए उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। उसके बाद में उनका कम्युनिकेशन, जैसे लैंग्वेज पैटर्न एक कम्युनिकेशन है, ऐसे और भी अलग अलग कम्युनिकेशंस होते हैं। टोनलिटी का होता है, एक्सप्रेशंस का होता है ना। तो उन सब चीज़ों को भी हम गाइड करते हैं कि आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनमें कैसे आप इम्प्रूव कर पाएँ, और हस्बैंड वाइफ के हेल्दी रिलेशनशिप में क्या चीज़ की कमी हो रही है। शायद आपकी तरफ से भी हो सकता है या उनकी तरफ से भी हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग में, अगर कोई आगे इनिशिएटिव ले रहा है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप इन पैटर्न्स पे अगर काम करते हैं तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और अगर आपको रिश्ता अच्छा करना है तो उसमें दोनों का बोल सकते हैं कि दोनों का रहना या दोनों का एफर्ट कितना देना ज़रूरी है। ओके जी, क्योंकि एक वन साइडेड एफर्ट में हम एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप तो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ लव कितना इम्पोर्टेंट है इन सब में? सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव ही है। अगर आपने सेल्फ लव नहीं किया तो आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे, आप हमेशा कंपैरिजन में जाएंगे, आप रिजेक्शन, सेल्फ डाउट जिसको बोलते हैं, आप अपनी इमोशंस को वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, जहाँ पे आप अपने आप को हर जगह पे कम ही आंक रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी। जी, सही बात है। तो सेल्फ लव आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको क्लैरिटी देता है, रिस्पेक्ट, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, लोग मजबूर हो जाएंगे आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, पता चल जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, दे आर नॉट एजुकेटेड बाय एजुकेशन बट दे हैव द एडिकेट्स, है ना, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, खूब अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी वे में जीते हैं। तो आप देखिए उनकी समाज में बहुत लोग मानते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज दे लव देमसेल्फ। तो सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, और अगर हमें नहीं आता है तो इसे भी हमें सीखना चाहिए। ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई किसी व्यक्ति के बारे में जो मतलब उनका नाम लेके नहीं, बट कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो ये एपिसोड देख रहा है उन्हें प्रेरित कर पाए, ऐसा कुछ इंसिडेंट है? हाँ, या श्योर है। एक फीमेल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है, और वो जनरली जब, जैसे आप जानते ही हैं कि हर कोई, सबसे बड़ा जो दुख है कि वो मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं समझता है। तो उसी टॉपिक में ही उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में शेयर किया था। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी, जैसे हमारी काउंसलिंग थेरेपी सेशंस होते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जानने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो व्हेन शी स्टार्टेड टेलिंग अबाउट हर डे शेड्यूल, कि उनकी पूरी सुबह से शाम तक का जो जर्नी है वो कैसे होता है, तो मुझे उस जर्नी से ही समझ में आया कि उनकी कोई स्पेशल एक्टिविटी, या मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा वो खुद को कहीं पे भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हैं कि जिसमें इनकी रिलेशनशिप हेल्दी हो पाए। जैसे फीमेल को कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने हस्बैंड से, वाइफ को कुछ एक्सपेक्टेशन है अपने हस्बैंड से, वैसे हस्बैंड को भी कुछ एक्सपेक्टेशन वाइफ से है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को पूरे दिन भर में कहीं पे भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा भी एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो इमोशंस की फुलफिलमेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, उसकी कमी तो महसूस हो ही रही है। अब जब कमी महसूस होगी तो वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा उस चीज को। तो ज्यादातर फीमेल्स घर के काम में, बच्चों के साथ में, और हस्बैंड अपने करियर में इतने एंगेज हो रहे हैं कि वो जो एक खूबसूरत पल, या मैं बोल सकती हूँ कि प्रीसियस टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करना चाहिए, इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहिए,
वो नहीं हो पा रहा है। तो रिलेशनशिप में जो उनको मैंने जब बताया कि आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से रखिए, आपके लैंग्वेज पैटर्न में चेंजेस करिए, आपके बिहेवियर पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से बिहेव अगर करेंगे, ये टोनलिटी और इस तरीके का लैंग्वेज पैटर्न यूज़ करेंगे, तो ये किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये पूरा 100% आप ब्लेम हस्बैंड के ऊपर नहीं दे सकते हैं, वो भी इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, सबको पता है, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो थोड़ी कमी मुझ में है, थोड़ी कमी तुझ में है, कमियों को थोड़ा इग्नोर करके एक दूसरे की खूबियों की तरफ ध्यान देंगे तो हम एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं कि हम ना अपने लाइफ में एडजस्ट कर रहे हैं। अगर ये शब्द को ही हम रीफ्रेमिंग कर दे कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, तो हमारी लाइफ में बहुत शॉर्ट आउट हो जाएगी। अपनों के लिए आप फ्लेक्सिबल होते हैं। एडजस्टमेंट जो शब्द है ना, वो ही कहीं ना कहीं एक बॉर्डम क्रिएट करती है, एक इरिटेशन क्रिएट करी है कि मैं कितना लाइफ में एडजस्ट करूँ। ये शब्द को ही सुनने के बाद कैसे लगता है कि हम कितने सफ़र कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर ये शब्द को ही हम अपने लाइफ में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिप्लेस करें, रिफ्रेमिंग करें कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं इन कामों को कर सकती हूँ, और जो मैं नहीं कर सकती हूँ उनको खुल के शेयर करें सामने वाले को कि इतना तो मेरे से बहुत अच्छे से हो रहा है, इसके बाद में मैं अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करने में मुझे तकलीफ हो रही है, या मैं ये लिमिट के बाद में मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, तो शायद हम एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। करेक्ट, वेरी नाइस। वो क्या चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को हेल्दी से टॉक्सिक की तरफ ले जाती हैं? ओके, देयर आर 4 पिलर्स। फर्स्ट इज एम्पैथी, सेकंड वन इज सिंपैथी, थर्ड वन इज एपैथी एंड फोर्थ वन इज एंटीपैथी। ओके। जब हम रिलेशनशिप में एम्पैथी वाले फीलिंग्स के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर पार्टनर ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया या अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया, तो सामने वाला उस प्लेस में महसूस कर पा रहा है उसकी खुशियों को और तकलीफ़ों को, एंड द पर्सन इज टेकिंग स्टैंड फॉर द पर्सन कि हाँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो चलो बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, या चलो आगे से हम मिलके इस चीज़ को कर लेंगे या अवॉइड करेंगे। वो हर जगह पे पार्टनर के साथ में है, वो उसके इमोशंस को फील कर पा रहा है, जज नहीं कर रहा है। और वहीं पे अगर हम सिंपैथी पे आते हैं, तो सामने वाला सारे दर्द को सुनने समझने के बाद में कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके। वो कहीं ना कहीं बोल रहा है ठीक है सबके साथ है, एक जनरलाइजेशन पैटर्न में वो सभी चीज़ों को लेता है। बोलता है कि आप खुद सोल्यूशन ढूंढ लो, सबके साथ होता है। तो एपैथी में अगर हम आ जाते, मतलब इमोशनल स्टेट में रहते हैं, तो हम केयर ही नहीं करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वो एक ऐसा सिचुएशन रिलेशनशिप का आ जाता है कि साथ में तो है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे के इमोशनल इम्बैलेंस या फिजिकली कोई भी पेन सफ़र कर रहा है सामने वाला पार्टनर, तो उसमें सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। और एंटीपैथी की अगर बात करें, तो वो पूरी नेगेटिविटी स्टेज है जहाँ पे एक दूसरे की कमियां ही निकाल रहे हैं, एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो आप खुद अपने रिलेशनशिप में ये सारे स्टेज को, पिलर्स को ध्यान से देखिए कि आप किस जगह पे हैं, और हर जगह से हम रिवर्स जा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से, एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करके, अवेयर करके और थेरेपी लेते हुए। लेकिन पहचानना ज़रूरी है, और कुछ जगहों पे पार्टनर अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि जहाँ पे एक चेंज ही नहीं होना चाहता है, तो आपको कुछ अपने बेटर लाइफ के लिए वहाँ पे डिसीजंस ले लेना चाहिए। सो आप जो हमारे ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रहे हो, स्पेशली विमेन, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इतने लंबे समय से जो इनर पीस को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, और ढूंढिए अपने आसपास कोई अच्छे
जगह पे जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, काम हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती है, तो ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। और हम दिन भर में रील्स स्क्रॉल करते ही रहते हैं, तो मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप उन चीज़ों को देखिए जो आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं पहुंचाती। आप खुद देखिए, फिजिकली वो एक्टिव हैं, फिनेंशियली वो ग्रो कर रहे हैं, मेंटली इसलिए हेल्दी हो रहे हैं, और हम उनको बैठ के देख के अपनी फिजिकली एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं, मेंटली कंफ्यूज हो रहे हैं, और फिनेंशियली तो डेफिनेटली कि अगर आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो डेफिनेटली स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। That is wonderful and it was a pleasure having you here. आपने इतनी सारी जानकारी दी, इतने सारे अच्छी बातें बताई, एंड डेफिनेटली जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है, आई होप इस पॉडकास्ट को देखकर वो आपको रीच आउट करें। Thank you so much, Pooja. It's my pleasure also that you invited me, and I had an awesome time with you. Thank you so much once again. Thank you.